Hello dear student, this is Dr. Neeraj Srivastav, Professor Sagar Institute of Science and Technology, FISTEC, Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to discuss lecture number 7 of module number 4, and this is last lecture of module number 4. In this lecture, we will discuss disasters which occur naturally, and these disasters are flood, earthquake, cyclone and landslide. These are some 4 important disasters which occur on large scale and they cause large scale destruction of living beings, of houses, of historical monuments, and so many things. So, one by one, we will discuss all these points. So, let us start this lecture. What is disaster? Disaster is defined as a sudden or great misfortune or simply any unfortunate event. More precisely, a disaster is an event whose timing is unexpected and whose consequences are seriously destructive. तो जो disaster, it is not fixed then when it will occur. Its time is not certain, and we cannot declare that at this point this disaster may occur. जब हम उसके बारे में कोई भी इस तरह की भविष्यवाणी ही नहीं कर सकते कि डिजास्टर कब होगा, और कोई भी उसका फिक्स पॉइंट हम नहीं बता सकते, कोई भी उसका एक डेफिनिट एक ऐसी डेट नहीं बता सकते कि ये कब होगा, किस टाइम पर होगा. एंड दे काज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसमें होता है और एकदम अचानक होता है. तो इट इज़ द डिजास्टर. In another way, disaster is a sudden calamities event bringing great damage, loss, or destruction. Broadly, a sudden or great misfortune or failure. This is also called disaster. This is another definition of disaster. Then we will take disaster management. How we will manage all these disasters? Disaster management is a strategic planning and procedure that is administered and employed to protect critical infrastructures, also known as critical assets, from severe damages when natural or human man-made calamities and catastrophes even occur. So we are going to manage all these things when these disasters occur and large scale destructions occur. Then these destruction are maybe natural or man-made also, but mainly we will discuss natural disasters, and in these disasters the strategic planning and procedure it is important. हम कैसे उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको उसके जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, और किस तरह से उसके जो भी लिविंग बीइंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है उसको कम से कम करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो जितने भी चीज़ें हैं उनको हम आगे के लिए, आगे की जनरेशन के लिए हम उनको संभाल के रख पाएँ, क्योंकि एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है तो एक बड़ा लॉस भी होता है इसमें. एक डिजास्टर साइकिल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, इट इज़ ए डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल. हम उसकी रोकथाम के उपाय करेंगे, क्या क्या तैयारी उसके लिए हो सकती है, वो प्रिपेयर्डनेस के लिए आएगा कि हम जिस डिजास्टर हमें पता है कि होते रहते हैं उसके लिए हम तैयारी कर लें, उसकी प्रिपेयरनेस क्या है, उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे. फिर जो डिजास्टर होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का डिजास्टर हो रहा है, फ्लड हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है, क्या होने वाला है या कहाँ पर वो होता है, उसके आइडेंटिफाइड एरियाज होते हैं, उन एरियाज में ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत है. और डिज़ास्टर जब होता है तो क्या रिस्पॉन्सेज हमारी तरफ से रहेंगे, ताकि जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, या वहाँ के जो लिविंग्स हैं, या वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, ये जो भी चीज़ें हैं उनको हम बचाने के लिए किस तरह से एफर्ट्स करेंगे. तो आवर रिस्पॉन्सेज फॉर द लिविंग बीइंग्स, फॉर ऑल दीज थिंग्स which are coming under the damage and destruction. फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन का कैसे काम होगा, जो लोग वहाँ हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हम काम क्या करेंगे, एंड रिकवरी कैसे होगी. और उसके बाद प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन की बात फिर से आ जाती है,
कि किस तरह से हम यदि इन चीज़ों को रोक ही लें और होना ये चीज़ें यदि हम इनको होने से ही रोक सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। या उनके लिए कोई अरेंजमेंट्स हम कर लें पहले से तो उसके इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल कि हाउ कैन वी प्रिपेयर our planning, how can we do strategic planning to reduce the impact of disaster। और इस तरह से हम यदि तैयारी करेंगे तो डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को हम कुछ हद तक कम भी कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से रोकना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उसके इम्पैक्ट को हम लोगों को रिहेबिलिटेट करके उसकी रिकवरी के लिए ऑप्शंस चूज़ करके कि कौन कौन से ऑप्शन उसके रिकवरी के लिए हो सकते हैं। और इसमें क्विक रिस्पांस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा उसमें हार्म्स होंगे, उतना ज़्यादा नेचुरल थिंग्स को, ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, सभी को नुकसान होगा। अब इसके एक-एक करके हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स देखेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डीलिंग विद ऑल 4 फेजेज़ ऑफ डिज़ास्टर। रिस्पॉन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिकवरी, उसके बाद मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, रोकथाम के जो भी उपाय होंगे। उसमें रिस्पॉन्स पहले हम देंगे, फिर रिकवरी के लिए क्या हो सकता है, फिर उसके रोकथाम के आगे उसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव ना पड़े, और प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी क्या हो सकती है। ये ऑल दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज द एक्शन टेकन टू डिक्रीज मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टिलिटी जो मृत्यु है, जो उसमें जो हम ये कहें कि जितना भी आप एक्शंस ले रहे हैं उसमें देखिए कि जो भी कोई भी डिज़ास्टर होगा तो इट विल काज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ लिविंग बीइंग्स पीपल। तो इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उनके नंबर्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें क्विक रिस्पांस देना पड़ेगा। और टू प्रिवेंट फर्दर प्रॉपर्टी डैमेज व्हेन हज़ार्ड ऑकर्स, रिस्पांस इज पुटिंग प्रिपेयर्डनेस प्लान्स इनटू एक्शन। आपकी तैयारी कैसी है, फिर उसके बाद रिस्पांस आपकी मेन एक्शन प्ले करता है। तो रिस्पांस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड सर्च एंड रेस्क्यू, कोई बिल्डिंग गिर गई है, कहीं पर फ्लड आ गया है, कहीं लैंडस्लाइड आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी वो हमें इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं बिल्डिंग के अंदर दब भी जाते हैं, जब बिल्डिंगें गिरती हैं और लैंडस्लाइड होता है उसके अंदर भी दब जाते हैं, या अर्थक्वेक आया है तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, उनमें लोग दब जाते हैं। तो उनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलेंगे। ट्रायल्स का एक मेन फोकस रहेगा। मेडिकल केयर हमको देखनी पड़ेगी। फायर फाइटिंग के लिए हमको जो है वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं पर आग लगी भी हो सकती है तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं पर फायर लग गया है और उसकी वजह से, तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा। शेल्टरिंग ऑफ विक्टिम्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जो भी लोग हैं अफेक्टेड उनके लिए तैयारी करेंगे कि उनको कहाँ रखा जाए शेल्टर होम्स में। रीलोकेटिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये मेडिकल रिकॉर्ड्स हम उनके अरेंज करेंगे। और फिर उसके बाद रिकवरी के लिए चीज़ें आएंगी, क्या क्या हम रिकवरी में देखते हैं। तो रिकवरी इज डिफाइंड एज द एक्शन टेकन टू रिटर्न नॉर्मल फॉलोइंग एन इवेंट। हम धीरे धीरे कैसे उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आएंगे जैसा पहले चल रहा था, उसके लिए रिकवरी का ऑप्शन होता है। तो रिपेयर बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग गिर गई हैं, डैमेज हो गई हैं, उनको फिर से बनाने का काम होगा। जो घर हैं वो फिर से बना के देने पड़ेंगे। प्रिवेंशन और मिटिगेशन कैसे हो सकता है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हम देख रहे हैं ताकि आपको शॉर्ट में जल्दी में समझ में आए। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड एक्शंस दैट डिक्रीज द रिस्क ऑफ हजार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं, डिज़ास्टर्स की जो चीज़ें होती रहती हैं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो हज़ार्ड हो रहा है उसके रिस्क को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रिवेंशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, और उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जिनसे पीपल सफ़र कर रहे हैं या प्रॉपर्टी सफ़र कर रही है इसको कम करने की कोशिश इसमें की जाती है। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लॉज एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्टिंग डिफॉरेस्टेशन टू प्रिवेंट मड स्लाइड्स, इसमें डिफॉरेस्टेशन को रोका जाएगा। रिलोकेटिंग और एलिवेटिंग स्ट्रक्चर्स टू मिनिमाइज द एफर्ट्स ऑफ फ्लड, और जो आप स्ट्रक्चर हो सकता है बहुत सारे रिवर के बैंक पर बना लेते हैं, वहाँ पर जो किनारे रहते हैं वो बहुत कट जाते हैं, मिट्टी का कटा होता है जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस रहते हैं। लोग ड्रेनेजेस के ऊपर घर बना लेते हैं, उसमें ड्रेनेजेस का फ्लो रुक जाता है, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात इसमें आ रही है। फिर सिक्योरिंग सेल्स एंड हॉट वाटर हीटर्स टू वॉल्स इन अर्थक्वेक जोन्स, यहाँ पर हम सिक्योरिंग सेल्स एंड हॉट वाटर हीटर्स, जो हॉट वाटर हीटर्स हैं उनका यूज़ करेंगे, जिससे अर्थक्वेक जोन्स जो होंगी, जो प्रोन जोन्स होंगी उसकी, उसमें अर्थक्वेक के आने के चांसेस को हम रोक सकते हैं।
फिर इसमें डेवलपिंग, अडॉप्टिंग एंड इन्फोर्सिंग बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, इंजीनियरिंग रोड्स एंड ब्रिजेस टू विथस्टैंड अर्थक्वेक। ऐसे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं आजकल, रोड ऐसी बनाई जा रही हैं जो अर्थक्वेक में भी विथस्टैंड कर पाएँ, अदरवाइज वो कोलैप्स कर जाती हैं। एंड यूजिंग द फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन न्यू कंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, यानी जहाँ आग लग रही है उसको रोकने के लिए हम, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उनको रिड्यूस करने के लिए आजकल जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स का हमें यूज़ करना है। देन प्रिपेयर्डनेस, preparedness takes the form of plan or procedure designed to minimize physical and property damage when an event occur। यानी क्या तैयारी आपने करी है, जब कोई इवेंट हो रही है और कोई घटना, ऐसी दुर्घटना हो गई है तो उस समय आपने क्या तैयारी करके रखी है। तो हमारी तैयारी भी पहले से होनी चाहिए, जिससे जो लॉस होता है, जो डैमेज होता है, उसको क्विक रिस्पॉन्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकें। These activities ensure that when a disaster strikes, disaster emergency managers will be able to provide the best response possible। जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड हु विल डू ऑल दीज थिंग्स, रिस्पॉन्स मैनेजर्स, ये डिजास्टर मैनेजर्स, ये उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स देंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग एंड पर्सनल जो होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी इसमें, टेबल टॉप डिजास्टर ड्रिल्स, ये डिजास्टर ड्रिल्स हमको करनी पड़ेंगी, और हमको देखना पड़ेगा, इसका मॉक ड्रिल्स भी हम कर सकते हैं कि यदि कोई डिजास्टर, और देखा भी जाता है, आपने देखा होगा अधिकतर कि मॉक ड्रिल्स करी जाती हैं कि कहीं पर कुछ होता है, जैसे फायर के लिए अक्सर होता है कि फायर में हम मॉक ड्रिल्स करते हैं, ऐसे इन डिजास्टर्स की भी मॉक ड्रिल की जा सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, अब पहला पॉइंट आ रहा है फ्लड के बारे में। फ्लड एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, यदि रिवर में वाटर का फ्लो बहुत बढ़ जाता है तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है फ्लड की वजह से। तो इसमें देखते हैं कि फ्लड क्या है। तो फ्लड इज एन एक्सपांस ऑफ वाटर सबमर्जिंग लैंड, पानी भर जाएगा उस लैंड में पूरा, और वो रिवर के फ्लो की वजह से होगा। जब ओवरफ्लो होगी रिवर तो उसमें पानी पूरे एरिया को कवर कर लेता है। A flood is caused by excess water in location, usually due to rain from a storm or thunderstorm or the rapid melting of snow। लगातार बर्फ पिघल रही है, तूफान आ गया है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से फ्लड आ जाता है। A flood happens when an area of land, usually low lying, is covered with water। जो निचले इलाके हैं उनमें पानी जल्दी भरता है। और इस सीज़न में भी आपने देखा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत जगह बाढ़ आई है, फ्लड आया है। एमपी में भी आई है, बिहार में भी आई है, बहुत सी जगह फ्लड आई है और उसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन किया है। तो जब भी फ्लड आती है तो बहुत बड़े एरिया में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। द वर्स्ट फ्लड यूजुअली ऑकर व्हेन ए रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक। The flood is continued not only of overflowing water but also of all other waters that are unable to drain off into water channel। जो अपना जो वाटर है ओवरफ्लोइंग के कारण होता है, अदर वाटर जो रिसोर्सेज होते हैं वो वाटर चैनल में उनका जो वाटर है वो जा नहीं पाता है, यहाँ वहाँ फिर वो फैलता है। तो ओवरफ्लोइंग वाटर जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल है इस फ्लड के लिए। फ्लड देखिए किस तरह से आती है, कैसा एरिया में पानी भर गया है आप देखिए पूरे में, और पूरे घर डूब गए हैं। तो जब कोई बड़ी रिवर में कभी फ्लड आता है तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं। कई बार बहुत सारे लिविंग बीइंग्स, जिनमें एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उनका लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है। और हर साल हम देखेंगे कि इन द सीजन ऑफ मानसून वी सी दैट कि इन ईच ईयर, एवरी ईयर we find that flood is coming in some areas of India और all over the world also। कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं, आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, जो प्रोन एरियाज कह सकते हैं जिनको, जहाँ हर साल आती है। तो यहाँ पर ये बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर के आती है। कौन कौन से कारण हैं इसके? when snow or on a mountain melts are down melts, or when a river or a lake of some sort overflows, flooding from water displacement such as in a landslide, the failure of a dam, an earthquake induced tsunami, a hurricane's storm surge, or meltwater from volcanic activity, flooding of coastal areas by high tides or by tsunami waves caused by an undersea earthquake. A flood that rises and falls rapidly with little or no advance warning is called a flash flood. Flash flood usually result from intense rainfall over a relatively small area। All these are the points. These are the points which are the causes of floods। क्यों आती है फ्लड? कभी बहुत ज़्यादा जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है, या इस सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा रिवर में पानी आ जाता है, हरिकेन की वजह से आ जाता है, और
ये जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं सुनामी की वजह से अक्सर इनमें पानी आ जाता है, या अर्थक्वेक की वजह से कभी सुनामी आती है, और ये समुद्र के अंदर देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी फ्लड आ सकती है कहीं-कहीं पर। तो ये बाढ़ का जो पानी है वो कई प्रकार का हो सकता है, केवल रिवर की वजह से नहीं। फ्लड जो सी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ समुद्र के पानी के रूप में भी फ्लड आ जाती है, क्योंकि सुनामी आएगी तो सुनामी वेव्स जो होती हैं फ्लड लेकर के आती हैं। तो फ्लड जो होती है एकदम से बढ़ती है, एकदम से कम होती है। यदि ऐसा कहीं हो रहा है, जैसे हिली एरियाज़ में ऐसा होता है, अचानक एकदम से पानी आ जाता है, जैसे उत्तराखंड में हुआ था। तो ये पानी जो होता है एकदम से यदि आता है, तो हिली एरियाज़ में क्या होता है, बारिश होती है और वो पानी जो हिली एरियाज़ का रहता है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, और इंटेंस रेनफॉल भी उस एरिया में कभी होगी, तो वो भी एक फ्लड की बड़ी वजह होती है। फ्लड मैनेजमेंट कैसे करें हम? इसके लिए फ्लड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। पहला, मैपिंग ऑफ द फ्लड प्रोन एरियाज़, ये करना पड़ेगा हमको, मैपिंग करें कौन कौन से एरिया में होती है। लैंड यूज़ कंट्रोल, नो मेजर डेवलपमेंट शुड बी परमिटेड इन द एरिया सब्जेक्टेड टू फ्लड। वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जहाँ फ्लड आती है बार, क्योंकि नुकसान ज़्यादा होगा नहीं तो। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, जो इंजीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रांग स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड फ्लड फोर्सेस। यदि कहीं बाढ़ आती है तो कम से कम वो झेल पाएँ उस बाढ़ की जो स्पीड रहती है, जो पानी की जो स्पीड रहती है उसके फ़ोर्स को वो बियर कर पाएँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स हमको बनाने पड़ेंगे। मोreover द बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एन एलिवेटेड एरिया एंड इफ नेसेसरी शुड बी बिल्ड ऑन स्टिट्स, इन थोड़ा हाइट पे बनाएँ जिससे कि नुकसान कम हो। फ्लड कंट्रोल इट एम्स टू रिड्यूस द फ्लड डैमेज। इट इंक्लूड्स फ्लड रिडक्शन, फ्लड डाइवर्जन एंड फ्लड प्रूफिंग। या तो हम क्या करें, उसके जो फ्लड आ रहा है उसकी वजह से उसके लिए हम कुछ काम करें, या डैम बनाएं, जैसे रिवर पे डैम बनाए जा सकते हैं, जैसे फ्लड का जो अमाउंट होगा उसके इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। उसके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए, किसी और काम में लिया जाए उसके पानी को, कुछ काम में यदि हम लेंगे जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, कैनल्स में, या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, तो उससे हम फ्लड का डाइवर्जन भी कर सकते हैं। और फ्लड प्रूफिंग, ये प्रूफिंग वॉल्स बनाएं, बहुत ऊंची ऊंची कंक्रीट की वॉल बना दी जाए ऐसे एरिया में जहाँ फ्लड ज़्यादा आती है, तो इससे हम पानी के जो फ्लो है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा डिजास्टर है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज दोज मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट विच मेक द ग्राउंड वाइब्रेट एंड सेक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब आगे और पीछे की तरफ इस तरह से अर्थ में वाइब्रेशन होता है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। द सेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। जो डिस्टर्बेंस का सेंटर होता है वहीं से ये वेव्स जो होती हैं वो आगे पीछे होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ये तीन तरह की जो वेव्स होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। जैसे हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स और सरफेस वेव्स, ये तीनों मिलकर के अर्थक्वेक लाने का काम करती हैं। अर्थक्वेक में बी कॉज्ड बाय टू टाइप ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस हैं जो अर्थक्वेक की वजह बनते हैं? तो मूवमेंट जो अर्थ क्रस्ट का होता है उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो पहला उसका बड़ा रीजन है टेक्टोनिक ऑकरेंस। टेक्टोनिक ऑकरेंस लाइक फॉल्टिंग, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, रेजिंग और सिंकिंग ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ, फोल्डिंग ऑफ द स्ट्रेटा और वेपर, सीकिंग टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। ये हमारा एक बड़ी वजह है अर्थक्वेक आने की। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में कहा जाता है कि जो प्लेट्स हैं, जो अर्थ होती है वो कई लेयर्स से बनी हुई है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इनमें भी शिफ्टिंग चलती रहती है, इनमें भी फॉल्टिंग हो जाता है कभी कभी। और या तो रॉक्स की वजह से होता है कि रॉक्स ब्रेक हो गई हैं, उसकी वजह से जो लेयर्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं। ये लेयर्स जो अर्थ की होती हैं उनमें सिंकिंग होने लगता है। फोल्डिंग ऑफ स्ट्रेटा, या वेपर्स जो अंदर रहती हैं वो अर्थ में से बाहर निकलती है। ये सारी वजह बनती हैं अर्थक्वेक के लिए। फिर उसमें एक वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बड़ा रोल प्ले करती है। वायलेंट एरप्शन एंड इंट्रूजन्स ऑफ इग्नियस मैग्मा फ्रॉम बिलो द अर्थ। यदि मैग्मा बाहर आ रहा है तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक होता है। ये भी एक बड़ी वजह होती है अर्थक्वेक आने की। ये देखिए इसमें अर्थ का स्ट्रक्चर बनाया है, और इस अर्थ के स्ट्रक्चर में बताया कि सबसे बाहर की तरफ अर्थ क्रस्ट होती है, फिर उसके बाद मेंटल की लेयर है, फिर आउटर कोर है, और सबसे अंदर इनर कोर होती है, यानी कि मैग्मा वगैरह जहाँ होता है सबसे अंदर की तरफ। और अर्थ के अंदर इन्हीं चीज़ों में चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीज़्मोमीटर्स, यानी जिनका यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए, वो सीज़्मोमीटर कहलाते हैं। दैट डिटेक्ट द वाइब्रेशन काज्ड बाय सीस्मिक वेव्स। जो वेव्स इसमें बनती हैं उनको हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। एज दे ट्रेवल थ्रू द क्रस्ट, क्योंकि वो कहाँ चलती हैं,
क्रस्ट के ऊपर ही चलती हैं, और क्रस्ट के ऊपर जब वो ट्रेवल करती हैं तो हम उनको सीज़मिक वेव्स कहते हैं। सीज़मिक वेव्स कैन बी बोथ नेचुरल फ्रॉम अर्थक्वेक और काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी दोनों तरह में वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। सीज़मिक वेव्स का मतलब ये होता है कि जो अर्थ क्रस्ट पर ट्रेवल करती हैं और उसी के थ्रू ये ट्रेवल करती हैं, उसी पर ये ट्रेवल करती हैं, तो वो सीज़मिक वेव्स कहलाती हैं। ये वेव्स जो होती हैं, ये वेव्स दोनों तरह से जनरेट होती हैं। या तो हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, है ना, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स होते हैं, उनमें भी वाइब्रेशन होता है, और यदि ये वाइब्रेशन हो रहा है तो वो भी सीज़मिक वेव लेकर के आता है। अर्थक्वेक में भी उसी तरह से अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, वो सीज़मिक वेव्स के थ्रू होते हैं। तो इसमें सीज़मोमीटर का यूज़ होता है इसको मेज़र करने के लिए। द concept of a seismometer is simple. A weight tends to stay still as the earth moves, and the relative motion can be drawn on a reel of paper as a zigzag line. ये देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो सीज़मोमीटर है, और इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर ये zigzag लाइन आपको दिख रही हैं। ये सीज़मोमीटर के अंदर इंडिकेट कर रही हैं कि वाइब्रेशंस कितने इंटेंसिटी के हैं। जितना बड़ा वाइब्रेशन होगा, द बिगर द जिगजैग, उतना बड़ा हम उसको अर्थक्वेक को मानेंगे। ये इंटेंसिटी को भी मेज़र करते हैं, एक तरह से इंटेंसिटी को भी डिनोट करते हैं। तो जैसे हम एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं और हमें इंटेंसिटी के बारे में उससे पता चलता है, उसी तरह से यहाँ पर ये जिगजैग जो लाइन्स हमको दिख रही हैं, ये अर्थक्वेक के अंदर वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जितनी बड़ी ये जिगजैग लाइन्स होंगी, उन लाइन्स के थ्रू हम ये जो लाइन्स दिख रही हैं आपको, ये सब लाइंस जो हैं, ये जिगजैग लाइंस हमारे सीज़मोमीटर की हैं और ये अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मॉडर्न सिस्टम यूज इलेक्ट्रॉनिक्स टू गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, बट द प्रिंसिपल इज द सेम। आजकल नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं इसको मेज़र करने के लिए। रेक्टर स्केल भी हम लोग यूज़ करते हैं और उस पर भी उसको देखा जाता है। तो ये सीज़मिक वेव की स्टडी उसमें होती है, लेकिन सीज़मोमीटर के थ्रू ये काम किया जाता है, जो कि एक टेक्नोलॉजी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं जिनके थ्रू, लेकिन वेव्स की ही स्टडी होती है, कंसेप्ट वही है। ये देखिए, और डिटेल स्ट्रक्चर बताया है कि कितना अंदर है ये कोर हमारे अर्थ क्रस्ट से। इसमें देखिए 6,371 किलोमीटर डीपर रीजन है ये, और लिक्विड कोर का जो रीजन है वो काफ़ी अंदर का एरिया है। 5140 किलोमीटर का जो एरिया है, वो यहाँ पर इस आसपास का जो एरिया है वो है। तो एक जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ से लेके अंदर तक हम जाएं तो 6,371 यानी 6,371 किलोमीटर का जो एरिया है अंदर का डीपर रीजन, वहाँ तक ये इनर कोर का रीजन रहता है। ये इनर कोर है, और इनर कोर के बाहर का जो एरिया है, ये आउटर कोर का एरिया दिखाया गया है। ये सॉलिड इनर कोर है, और ये बाहर का जो एरिया है इसको हम कहते हैं लिक्विड आउटर कोर। इसी एरिया में मैग्मा वगैरह ये जो है वो प्रेजेंट हैं। और ये अंदर का बहुत ज़्यादा जो एरिया है, ये सॉलिड इनर कोर है, जो कि सॉलिड है। तो हम जानते हैं कि जैसे मैग्मा की स्टेट में रहता है, तो ये मैग्मा समझ लीजिए आप, और ये सॉलिड कोर है। और ये है मेंटल का रीज़न, ये मेंटल का रीज़न है। जितना भी आपको पथरीला एरिया दिखता है वो मेंटल के रीजन में ही आ जाता है। और ये हमारा देखिए यहाँ पर लिथोस्फीयर है, ये आपको दिख रहा है, ये लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट से लगा हुआ है। ये मीजोस्फीयर का एरिया है ये, ठीक है। और ये आपको, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ का ही दिख रहा है, ये अर्थ है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें बताई, देखिए वाटर भी है, यानी कि ओशियनिक जो कवर है हमारा अर्थ का वो बहुत बड़ा कवर है। और हमारे यहाँ जो ओशियंस के हैं वो लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं। तो ये अर्थ के स्ट्रक्चर के थ्रू हम ये समझ सकते हैं किस तरह से अर्थ का स्ट्रक्चर होता है। प्लेट टेक्टोनिक is the theory that Earth's outer shell is divided into several plates that glide over the mantle, the rocky inner layer above the core. अब आपको इस चीज़ से समझ लेना चाहिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है। अर्थ आउटर सेल, जो अर्थ की जो आउटर सेल है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स दैट ग्लाइड ओवर द मेंटल। यानी अर्थ की जो आउटर लेयर है उसको कई लेयर्स में हमने डिवाइड कर रखा है, और जो मेंटल के ऊपर स्लाइड होती रहती है। एंड द रॉकी इनर लेयर, जो अंदर की जो इनर लेयर होती है, रॉकी इनर लेयर अंदर की तरफ जो रहेगी, वो कोर के ऊपर स्लाइड करती है। यानी सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, और जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आते हैं। इसी को हम टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। द प्लेट्स एक्ट लाइक ए हार्ड एंड रिजिड सेल कंपेयर टू अर्थ्स मेंटल। जो प्लेट्स होती हैं
हार्ड एंड रिजिड होती हैं। दिस स्ट्रॉन्ग आउटर सेल इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर विच इज द 100 किलोमीटर 60 माइल थिक। यानी लिथोस्फीयर का रीजन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे बाहर की तरफ है, और ये आउटर लेयर है। तो ये जो आउटर सेल है उसको भी हम कई सेल में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो सेल्स होती हैं इसकी लिथोस्फीयर की भी, इनके इनमें भी ग्लाइडिंग हम देखते हैं, और ये ग्लाइड कहाँ करती है, मेंटल के रीजन में। तो इनका स्ट्रेंथ यदि हम देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इंक्लूड क्रस्ट एंड आउटर पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी ये बाहर का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये मेंटल है, और मेंटल के बाहर का एरिया ये वाला, ये क्रस्ट है। और क्रस्ट में आपको जो बाहर का जो लिथोस्फीयर है वो भी आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिथोस्फीयर का रीजन भी है। तो लिथोस्फीयर इंक्लूड क्रस्ट आल्सो, ये क्रस्ट सबसे बाहर की सरफेस रहेगी, और उसके थोड़ा सा नीचे से शुरू हो जाता है ये लिथोस्फीयर का एरिया जो 100 किलोमीटर तक रहेगा। तो lithosphere includes crust and outer part of the mantle. Below the lithosphere is the asthenosphere which is malleable or partially malleable, है ना। यहाँ पर का जो एरिया है लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे, वो एरिया कैसा रहेगा, थोड़ा सा मेलिएबल रहेगा, अलाउिंग द लिथोस्फीयर टू मूव अराउंड। हाउ इट मूव्स अराउंड इन एन इवॉल्विंग आइडिया, मतलब बहुत ज़्यादा मोल्टन स्टेट नहीं है यहाँ पर, ये जो एरिया है वो थोड़ा सा मोल्टन एरिया हम उसको कह सकते हैं। अब ये देखिए, यदि अर्थक्वेक आता है तो कितना बड़ा डेमोलिशन होता है, कितनी ज़्यादा डैमेज होता है। अर्थक्वेक के हम डिज़ास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। डैमेज टू स्ट्रक्चर कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोहिबिटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन सच अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। ऐसी जोन्स में हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, प्रोहिबिट करें, अवॉइड करें ऐसी जगहों को, और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें ना बनाएं जहाँ पर अर्थक्वेक आता है जिससे डिज़ास्टर ज़्यादा हो सकता है। तो अगर घर सिंपल बनाए जाएँ, बिल्डिंगें बहुत हाइट की ना बनाई जाएँ। Power lines in pipeline can be built with an extra slag where they cross such earthquake-prone zones. New buildings should be constructed with proper earthquake resistant measures. आजकल नई नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें अर्थक्वेक का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो फायर हमें जैसे फायर रेजिस्टेंट मटेरियल आते हैं, ऐसी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल्स और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है बिल्डिंग बनाते समय। They require secure anchoring and tight bonding of foundations, frame, outer and inner wall, floor and roofs। इसमें ऐसा प्रोविज़न रहता है कि जो बिल्डिंगें जब बनाई जाती हैं तो इनमें जो इनका फाउंडेशन होता है, और जो बिल्डिंग बनेगी तो उसका जो एंकरिंग होगा, उसका जो झुकाव होगा, उसके जो बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रांग रहते हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस उसको डैमेज कर दें, तो इसलिए ये स्ट्रांग बनाए जाते हैं। उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि आउटर एंड इनर वॉल, फ्लोर एंड रूफ्स, ये सभी चीज़ों में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर दी टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट अर्थक्वेक। A vulnerable older building located in high-risk areas might be rebuilt to withstand anticipated earthquake। ऐसी बिल्डिंग है जो अब हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की भी हो सकती हैं, पुरानी हो गई हैं, और जो फिर से उनमें जो है वो टेक्नोलॉजी जो है उस समय जो रही होगी वो यूज़ हुई है, तो उनको हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उनमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए कुछ चेंजेस हैं हम उनको कर सकते हैं, उनके रीबिल्डिंग भी कर सकते हैं, रीबिल्ड भी कर सकते हैं, ताकि वो अर्थक्वेक को हम बेयर कर पाएँ। फिर उसके बाद थर्ड जो आता है डिजास्टर, दैट इज लैंडस्लाइड। ये देखिए पिक्चर के थ्रू आपको दिख रहा है कि लैंडस्लाइड होता है, तो देखिए यहाँ पर रोड ही गायब हो गई है पूरी, पूरा का पूरा जो सॉइल है वो यहाँ से हट गया है। और यदि ऐसा होता है तो बड़ा डिजास्टर हो जाता है, और ये अचानक होता है, सडन होता है। कई बार यहाँ पर जैसे गाड़ियाँ हैं जा रही हैं और एकदम से ज़मीन यहाँ से खिसक गई, तो यही लैंडस्लाइड है। ऐसा हिली एरियाज़ में भी होता है, और पहाड़ी एरियाज में अक्सर देखने को मिलता है। आप देखिए लैंडस्लाइड के बारे में क्या क्या है। द टर्म्स लैंडस्लाइड आर मेन मड स्लाइड रेफर टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लार्ज मासेस ऑफ रॉक, सॉइल, मड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस। यानी कि वो जो लार्ज एरिया रहता है, जो इस एरिया में ये लैंडस्लाइड होता है, तो इसमें होता क्या है कि लैंडस्लाइड और मड स्लाइड, जो या तो जमीन खिसक जाएगी या मिट्टी खिसकेगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स, सॉइल, मड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस, बहुत सारा यदि अमाउंट इनका, बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी चट्टानें, रॉक्स और मड यानी मिट्टी, सॉइल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी वहाँ पर दिख रहा है, यदि एकदम से वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ जाने लगे, तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये गड्ढा बन गया एक बहुत बड़ा। Areas with steep slopes, for example mountainous regions, are particularly susceptible to landslide hazard।
यानी जो माउंटेन के एरियाज़ होते हैं वहाँ जनरली देखा जाता है, क्योंकि वहाँ आसानी से कोई भी चीज़ डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगती है। थोड़ा-सा भी यदि उसको कहीं ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिलती है या कोई ऐसा चेंज आता है उसके स्ट्रक्चर में, तो वो आसानी से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है और बड़ा डिज़ास्टर लेकर के आती है। Most landslides are caused by multiple factors that act together to destabilize the slope. अब वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं तो वो हम देखते हैं यहाँ पर, इनमें क्या-क्या हो रहा है। लैंडस्लाइड कैसे होता है ये देखिए। लैंडस्लाइड, हज़ार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, इसको हमें करना पड़ेगा कि कितना उससे नुकसान हुआ है, कौन-कौन सी उनकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं और रिस्क कितना हो सकता है उसमें, ये हमें करना पड़ता है। फिर मल्टी हज़ार्ड कंसेप्चुअलाइज़ेशन ऑन, यानी कि इन चीज़ों के बारे में हमें जो भी इस तरह के जो नुकसान होते हैं उनकी स्टडी करेंगे हम। जैसे पहले वाले कंसेप्ट में भी यही था, दूसरे में हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई एरियाज में ये नुकसान लेकर के आएगा तो उन सब की स्टडी ज़रूरी है। रीमेडिएशन एंड असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग, ऐसा यदि हो रहा है किसी एरिया में तो हमें पता हो जाता है कि इन दिस एरिया इट इज़ सेंसिटिव जोन, इट इज़ प्रोन एरिया, जैसे कि पहले हमने बात करी, तो हम पहले से ही उसका असेसमेंट करके रखें, किस सीजन में ये होता है, कब हो सकता है, क्यों होता है, और उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस करते रहें साल भर। और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हो इनका कि इस सीज़न में जो है वो, जैसे कई हिल एरियाज़ ऐसे होते हैं, उत्तराखंड के ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें अक्सर मानसून के सीज़न में लैंडस्लाइड होता है, तो उस समय हम वार्निंग दे सकते हैं लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको, सभी को, कि इस एरिया में मानसून के सीज़न में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है। नॉलेज नेटवर्क एंड मैनेजमेंट, हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट और जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़रूरी है, उसके बारे में हमें नॉलेज भी होना चाहिए कि लैंडस्लाइड को हम कैसे हम उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग, इसके बारे में कुछ हो सकता है, और अर्ली वार्निंग की हम कोई नई एक रिसर्च करके और नया कुछ करके हम ऐसी कोई डिवाइस ला सकते हैं जिससे कि इन डिज़ास्टर को कम किया जा सके, उनके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, तो उसमें हमें रिसर्च भी करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, इसमें लोगों को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। जो हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है उनकी कैपेसिटी को और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग जगह इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो अलग-अलग टाइप के होते हैं। थोड़ा किसी में इम्पैक्ट कम आता है, किसी में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इनमें अलग-अलग स्टडी करके हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को भी बढ़ा सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को भी इस बारे में बताना ज़रूरी है कि लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं और इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, यदि हो गया है कहीं पर डिज़ास्टर इस तरह का, तो उसके लिए इमरजेंसी हमारी क्या रहेगी, हम किस तरह से आपातकालीन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्या एम्बुलेंस का अरेंजमेंट होगा, हॉस्पिटल का अरेंजमेंट क्या होगा, कहाँ पर हमें उन्हें रेस्क्यू करके किस तरह से ले जाना आसान रहेगा, और क्विक रिस्पॉन्स इसमें भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर इसमें भी कैजुअलिटीज़ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एंड रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, इनके लिए कुछ लॉज रहने चाहिए, कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। जैसे जिस एरिया में ये लैंडस्लाइड होता है वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, नहीं तो उस एरिया में डिफॉरेस्टेशन होगा तो वहाँ मड को या सॉइल को प्रोटेक्ट करने वाला कुछ भी नहीं है, पेड़ ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग टू द प्लांट द सॉइल, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दैट सरफेस। So we have to protect the forest, we have to conserve the forest, and if the plantation will be there, there will be we can reduce the chances of occurring the landslide incidences। तो इस तरह की घटनाएं जो होंगी वो हम जो प्लांटेशन करके कम कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए लाने पड़ेंगे ताकि लोग आसानी से जंगलों को काट ना पाएँ। और इस एरिया में क्या है, मिट्टी पर मिट्टी के खोदने पर कोई डिगिंग एक्टिविटी पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वहाँ पर जो जैसे टूरिज़्म के लिए बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर, तो हमें पहाड़ को काट कर के रोड बनानी पड़ती है। तो ऐसा हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए ताकि वहाँ के नेचुरल ब्यूटी को, वहाँ के फॉरेस्ट को बचाया जा सके। क्योंकि जब रोड बनती है तो उसमें बहुत बड़ा एरिया, हिल एरिया भी कवर होता है जिसमें पेड़ काटे जाते हैं, और वही कभी-कभी लैंडस्लाइड की वजह बन जाते हैं।
The primary cause of landslide is the influence of gravity acting on weakened material that make up a sloping area of land. Gravity is also responsible. The weakened material are attracted by the gravity और इसकी वजह से भी वो लैंडस्लाइड होता है. While some landslide occur slowly over time, land movement or the on the older a few meter yard or per month, the most destructive ones happen suddenly after a triggering event such as heavy rainfall or an earthquake. ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है. हैवी रेनफॉल या अर्थक्वेक होता है तो लैंडस्लाइड होने के चांस बढ़ जाते हैं. Other factors that weaken slope material also contribute to the occurrence of landslide. These factors include both natural events such as geological weathering, erosion, and human-related activities such as deforestation and changes made to flow of groundwater. Destruction of vegetation by droughts, fire, and logging has been associated with increased risk for landslide. These are the other factors which are responsible for the लैंडस्लाइड. तो इसमें हमारी बहुत सारी मेन एक्टिविटीज़ भी हैं और नेचुरल इवेंट्स भी हैं, जैसे वेदरिंग होती है रॉक्स की. ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन है, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, डिफॉरेस्टेशन तो है ही सबसे बड़ी वजह उसकी. और जो ग्राउंड वाटर जो फ्लो जो होता है, फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, वो उसमें भी यदि कमी आती है, पानी आपकी सरफेस पर ये बहुत सारा, तो वो भी लैंडस्लाइड लेकर के आता है. तो इस तरह से ये कई चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो लैंडस्लाइड की वजह हैं. कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे लैंडस्लाइड का? लैंडस्लाइड occur when masses of rock, earth or debris move down a slope. Debris flows, also known as mudslides, are a common type of fast-moving landslide. इसमें देखें, a significant reduction in hazard caused by landslide can be achieved by prevention of exposure of population and facilities by physically controlling the लैंडस्लाइड. जिस एरिया में लैंडस्लाइड होता है वहाँ पर कोई ऐसी वॉल बना दी जाए या लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए जिससे कि उसके डिस्ट्रक्शन को हम कम कर सकते हैं. Development programs that involve modification of topography, exploitation of natural resources and change in the balance load on the ground should not be permitted. कोई भी हमें एक्टिविटी वहाँ पर परमिट नहीं करनी चाहिए कि कोई चेंज ला रहा है वहाँ की सॉइल स्ट्रक्चर में, कोई वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है वहाँ पर, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है. इन चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन को रोकना पड़ेगा. अदरवाइज वहाँ पर ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे, ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी. तो हमें उनको रोकने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, लोगों को भी अवेयर करना चाहिए और इस तरह की परमिशन वहाँ कोई देनी नहीं चाहिए जिससे कोई वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए. Some critical measures that could be undertaken to prevent further landslides are drainage measures, erosion control measures such as bamboo check dams, terracing jute and coir netting, and rock control measures such as grass plantation, vegetated dry masonry walls, retaining walls, and most importantly preventing deforestation and improving afforestation. तो अफॉरेस्टेशन की तरफ जाना है, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, प्लांटेशन करना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है. कहीं पर ज़रूरत है तो हमें डैम्स बनाने चाहिए जिससे कि पानी के हम फ्लो को कंट्रोल कर सकें. एंड टेरेसिंग जूट टेक्नोलॉजी एंड क्वारनेटिंग की टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करनी चाहिए. रॉक कंट्रोल मेजर्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि चट्टानों के खिसने को रोका जा सके. और ये सब चीज़ें जो हैं यदि हम करते हैं तो इससे हम लैंडस्लाइड को होने से थोड़ा रोक सकते हैं. Disaster cannot be totally prevented. However, early warning systems, careful planning and preparedness on part of vulnerable community would help in minimizing the loss of life and property due to these disasters. So this is one important point कि पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते आप, बट अर्ली वार्निंग सिस्टम आप लगाएं जिससे कि आपको पहले ये पता चल जाए कि डिज़ास्टर हो सकता है. और उसकी थोड़ी भी यदि हमको इस तरह की फीलिंग आ जाती है, इस तरह की हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डिज़ास्टर हो सकता है तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं. प्रॉपर हमको प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस उसकी करनी ही पड़ेगी. यदि हम प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस रखेंगे तो डिज़ास्टर को जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. अब साइक्लोन एक अनदर चीज़ है और ये अनदर डिज़ास्टर. और ये एक और पॉइंट है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर. अ सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड टू एन एरिया ऑफ लो बैरोमेट्रिक प्रेशर विद एन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर सर्कुलेशन और डिप्रेशन, इसको हम साइक्लोन कहते हैं. और सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ इनमें झुकाव रहता है, थोड़ा अंदर की तरफ ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं. और ये जहाँ पर प्रेशर कम होता है उस एरिया की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लो प्रेशर रहेगा उस एरिया में ये विंड ब्लो करती है. तो हेमिस्फीयर का जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का,
उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिण जो गोलार्ध का एरिया रहता है उसमें क्लॉकवाइज इनका रोटेशन देखा गया है। और एक गड्ढा बनाते हुए चलते हैं, बीच में एक सेंटर में आपने देखा हो एक डिप्रेशन बन जाता है, तो वो साइक्लोन होता है। ये देखिए साइक्लोन को इस तरह से हम देखते हैं, हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड, वाटर evaporates from the oceanic surface and comes into contact with the mass of cold air forming cloud। तो इसमें बादल वगैरह भी बनते हैं, जो जो समुद्र का पानी है जब वो इवेपोरेट होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन करता ही है वो। और कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स एट द सेंटर, विंड्स फॉर्म अराउंड द कॉलम। और यहीं पर क्या होता है देखिए, लो प्रेशर एरिया जब बनता है तो इस तरह का एक सर्कल टाइप का आपको दिखाई देने लगता है ना, और बीच में डिप्रेशन आ जाता है, बीच में आपको देखेंगे सेंटर में खाली जगह दिखने लगती है। एज द प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम द आई वीकन्स, द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेज। और जैसे ही बीच में जो प्रेशर है कम होता है तो विंड का जो ब्लो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है और तेजी से चलता है फिर आगे की तरफ। तो सैफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल है ये। इस तरह से हम जो पिक्चर हम देख रहे हैं तो उसको हरिकेन के थ्रू समझाया गया है, वो भी एक तरह का साइक्लोन है। ये देखिए, यदि विंड की स्पीड इस तरह से रहती है 119 153 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरह से जो मोन्यूमेंट्स हैं या हाउसेज हैं या हमारा जो पेड़ पौधे हैं उनमें देखिए इस तरह से हमको झुकाव देखने को मिलता है। और देखिए इधर और स्पीड बढ़ गई, 154 177 हो गई तो और ज़्यादा झुकाव आपको देखने को मिल रहा है। 178 208 हुई, पूरी तरह से एक तरह से ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए और डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ गए हैं और यहाँ देखिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो ये इम्पैक्ट है, क्योंकि जितनी स्पीड ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और भी तरीके से इसको बताया गया है। तो ये हमारा जो हैं वो पांचों जो हैं वो फिर से यहाँ पर भी उसी तरह की है। तो यहाँ पर उसको अलग तरह से मिनिमल डैमेज, मॉडरेट डैमेज, एक्सटेंट्री डैमेज, एक्सट्रीम डैमेज और कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो इसको हमने रेंज भी लिख दी है यहाँ पर। जब विंड की स्पीड यदि होती है लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती, लो प्रेशर रहता है। 31 40 में डिप्रेशन बनता है, 49 से 61 में डीप हो जाता है ये, 61 से 88 में साइक्लोन स्टॉर्म का रूप ले लेता है ये, 88 टू 117 में साइक्लोनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है ये, और 118 से 221 में वेरी सीवियर साइक्लोन में बदल जाता है ये। और जब 221 से ज़्यादा होता है तो सुपर साइक्लोन कहलाने लगता है, तब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसमें होता है। साइक्लोन आते हैं लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कम रहेंगे तो उतना नुकसान नहीं होता है। ये देखिए इंडिया के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये साइक्लोन अक्सर आते रहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये पिक्चर में, ये सब वो प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पर ये साइक्लोन अक्सर, वो कोस्टल एरिया इसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। ये वेस्ट बंगाल का एरिया हो, उड़ीसा का एरिया, उड़ीसा में अक्सर हम सुनते हैं, आंध्र प्रदेश का एरिया हो, तमिलनाडु का एरिया है ना, यहाँ पर गुजरात का एरिया, ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कर्नाटका का रीजन है। ये सब एरियाज सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर ये साइक्लोन इस तरह से आते रहते हैं, क्योंकि ये समुद्र वाले क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ ओशंस हैं या समुद्र के एरियाज हैं, सी के एरियाज हैं, वहाँ साइक्लोन देखा जाता है, क्योंकि वहीं से लार्ज सरफेस एरिया हम उनको मिलता है, हवाएं जो होती हैं वो लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने लगती हैं, तो वाटर का इवेपोरेशन लार्ज सरफेस एरिया से होता है और वहीं वो वजह बनती है साइक्लोन जनरेशन की। क्या हम इसके लिए मैनेजमेंट स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? पहला है प्रिपेयर्डनेस, साइक्लोन डिस्ट्रेस मिटिगेशन कमेटी 1970, रिकमेंडेशन इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेडिंग ऑफ वार्निंग सिस्टम लगाएं इसके लिए, डिमार्केशन ऑफ वनरेबल एरियाज, जो एरियाज हैं उनको हम देख लें, आइडेंटिफाई कर लें, रिलीफ प्रिपेयर्डनेस, क्या तैयारी है आपकी यदि कोई नुकसान होता है तो, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, जो साइक्लोन जहां आते हैं बार बार वहां शेल्टर्स बनाएं, बर्न्स और इम्बाकमेंट्स, मॉडल साइक्लोन प्लान, एजुकेशनल अवेयरनेस एंड कैलामिटी फंड। तो ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी, मॉडल प्लान बनाएं, लोगों को अवेयर करें और एक फ़ंड भी बनाएं जिससे पैसा वगैरह मिले, ताकि अभी कभी आए ये तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक फ़ंड होना चाहिए। और उस तरह के जो फंड होते हैं वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर करे जाते हैं, प्रोविज़न करे जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि इतना हमारा जो बजट है वो रहेगा डिज़ास्टर्स के लिए। और एक कैलामिटी फंड होते हैं। वार्निंग सिस्टम हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बाय डेवलपिंग सिस्टम ऑफ इशूइंग एक्यूरेट फॉरकास्ट एंड वार्निंग इन द फॉर्म ऑफ दैट इज रेडली अंडरस्टूड, लाइव्स एंड प्रॉपर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड। आपको पता चल जाए कि वार्निंग सिस्टम आपका इफेक्टिव है और आपको पहले से ही फोरकास्ट मिल जाए
तो आप प्रॉपरली इन चीज़ों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। आप उनके पहले से ही उसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आप डैमेज के लिए यदि वार्निंग सिस्टम आपके इफेक्टिव हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए इसमें और क्या है, द साइक्लोन बीइंग ए नेचुरल फिनोमेना इज मोस्टली अनअवॉइडेबल, हेंस द मेन फोकस शुड बी ऑन प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्स। कि कैसे हम उसकी तैयारी करें, कैसे उसकी रोकथाम करें, उसको कम करने की कोशिश करें, और कैसे उनके लिए हम अडेप्ट हो जाएं, और एडिक्वेट रिस्पॉन्स क्या हो उसके लिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। प्रिपेयर्डनेस क्या हो कि साइक्लोन डिस्ट्रेस मिटिगेशन कमेटी रिकमेंडेशन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडिंग ऑफ वार्निंग सिस्टम, डिमार्केशन, ये फिर से वही है कि मैनेजमेंट स्टेप्स हैं जो हमने अभी देखी, ये अगेन रिपीट हुआ है। तो इसमें आपको फिर से वही बात फिर से बताई जा रही है। तो आप उन्हीं चीज़ों को जो हमने अभी देख ली, ये भी वही है, सेम इसको दोबारा लिखा गया है। फिर उसके बाद स्पेशल बुलेटिन कार्ड प्री साइक्लोन बैच। प्री साइक्लोन जो होता है उसको हम देखेंगे कि उसकी स्टडी हम करें। कंटेनिंग पोटेंशियल इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ cyclone alert message 48 hours prior to the expected commencement cyclone warning, before 24 hours of the landfall of cyclone, post landfall outlook 12 hours before landfall। इनका हमें मॉनिटरिंग करना है 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, ये मॉनिटरिंग का काम रहेगा। मिटिगेशन मेजर्स में क्या आता है, बिल्डिंग इंक्लूडिंग मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ द बिल्डिंग, retrofitting of damaged existing public infrastructure, restructuring of link road to shelters। इन्हें आप बिल्डिंग बनाएं और बिल्डिंग में जो साइक्लोन को यदि वो बियर कर पाएँ और साइक्लोन से प्रिवेंट हो पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए हम बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेशल कोड्स फॉलो करें। डैमेज जो मटेरियल्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको फिर से बनाएं और उनका रिस्ट्रक्चर करें। और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लिंक रोड टू शेल्टर्स, और उनके लिए हम क्या करें, जैसे कहीं पर क्या होता है कि कई बार जो कनेक्टिविटी है पूरी ख़त्म हो जाती है, तो उनको लिंक रोड्स बनानी पड़ेंगी शेल्टर्स तक हमको। रिस्पॉन्स क्या रहे, अ साउंड रिलीफ, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन प्लान, restoration of essential services, restoration of lifeline infrastructure like electricity, communication, etc. The emergency medical response force to contain disease spread। ये एक बड़ा, एक साइक्लोन आने के बाद डिजीज फैलने की, महामारी फैलने के चांस रहते हैं। तो हमें लोगों का रेस्टोरेशन करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, और मेडिकल हमारी जो टीम है उसको भी रेडी रखना पड़ेगा ताकि वो क्विक रिस्पॉन्स दे पाए। क्योंकि इसमें साइक्लोन या कोई भी डिजास्टर हो, कभी कभी उसमें डिजीज स्प्रेड होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो महामारी जो कहती हैं, एपिडेमिक यदि फैल जाता है तो फिर लार्ज एरिया में वो फैलेगा, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी पड़ेगी और मेडिकल टीम उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, हैव ए नाइस डे, and we have completed all the topics of module number 4. So I hope you will study all these topics. Thank you very much. Have a nice day.